क्या सच में नमिता शार्क टैंक का जज बनना डिजर्व करती भी है या नहीं? So I have one more Sanjeev that says nepo kid and that says ये मेरी expertise नहीं है, I'm out. क्योंकि ना ही वो एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने जीरो से स्क्रैच तक कुछ बिजनेस बनाया हो, और ना ही उनके पास वो रिजेक्शन का एक्सपीरियंस है जो एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में देखता है। तो यहाँ पे सीधा एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या उन्हें शार्क टैंक सिर्फ अपने फादर के कॉन्टैक्ट्स की वजह से मिल गया? नमिता थापर मेरा नाम है नमिता थापर और मैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। जो नमिता शार्क टैंक के पिच पे बोलती है ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या उनका खुद का बिजनेस एमक्योर वो सारे स्टैंडर्ड्स को ढंग से फॉलो करता है या नहीं? आज हम यही सारी चीजें डिकोड करने वाले हैं और एक प्योर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे नमिता थापर और उनके बिजनेस एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को। So one of Emcure's strengths is making big brands bigger. We've really mastered the art of picking areas where there's a white space, where we have strength and then doubling down on that. बात करेंगे कैसे उनकी खुद की कंपनी एमक्योर पे एफडीए ने वार्निंग लेटर्स भेजे थे, उनकी कंपनी पे बिड रिगिंग जैसे केसेस का एलिगेशन लगा था। लेकिन ये सारी चीजों पे जाने से पहले एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि नमिता थापर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स एग्जैक्टली करती क्या है। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि देश की चर्चित बिजनेसवुमन और शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। देखो, नमिता थापर मेहता फैमिली से बिलोंग करती है। उन्होंने सीए कर रखा है और उसके बाद उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी फ्यूका स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए भी किया। एमबीए कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कुछ साल गाइडेंट कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली यूएसए में एस्टैब्लिश्ड है, उस कंपनी में काम किया और फिर फाइनली 2017 में उन्होंने एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को ज्वाइन कर लिया। अब उनका बिजनेस एमक्योर एग्जैक्टली कैसा कर रहा है ये जानने से पहले ये समझो कि एमक्योर एग्जैक्टली करती क्या है। देखो, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की शुरुआत होती है लगभग 1981 में। नमिता के फादर सतीश मेहता लगभग 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं बैंक से कंपनी स्टार्ट करने के लिए। सतीश मेहता ने बीके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, गुजरात यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई करी थी और उसके बाद उन्होंने कुछ साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी एमक्योर का नाम नहीं सुना होगा और अगर नाम सुना भी है तो कभी उसके कोई प्रोडक्ट्स नहीं देखे होंगे। इसका सिंपल सा रीजन ये है, जब भी हम कोई सक्सेसफुल कंपनी की बात करते हैं हमारे दिमाग में हमेशा बड़े बड़े D2C कंज्यूमर ब्रांड्स आते हैं, जैसे बोट हो गया, लेंसकार्ट हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि हम उनके प्रोडक्ट्स रोज देखते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज थोड़ी हिडन रहती है और उनका नाम शायद काफी सारे लोग नहीं जानते हो, लेकिन जब डॉक्टर्स मेडिसिन लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है, उसके पीछे हमेशा किसी ना किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ही रोल होता है। एमक्योर भी एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मेडिसिन का रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग देखती है, उसकी मार्केटिंग करती है। इसी के साथ कंपनी वुमेन्स हेल्थ, फर्टिलिटी, कार्डियोलॉजी, HIV, ऑनकोलॉजी, ब्लड डिसऑर्डर, विटामिन और इंजेक्टेबल जैसे सेगमेंट्स में भी मेडिसिन बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बिकते हैं, बल्कि ये कंपनी 70+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है। सो अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें तो रेवेन्यू और स्केल के हिसाब से एमक्योर आमतौर पे लगभग टॉप इंडियन फार्मा कंपनीज में से एक है और लगभग 8th पोजीशन के आसपास आती है। और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने में सतीश मेहता ने लिटरली अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आज उस कंपनी की अगली जनरेशन लीडर है उनकी बेटी नमिता। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं सिर्फ किसी यूट्यूब वीडियो देख के या टेलीग्राम पे कोई टिप फॉलो करके। ना लोग कंपनी समझते हैं, ना अपना खुद का पैसा। इसी वजह से मैं एक लाइव कोहोर्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जहां मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टॉक को एक एनालिस्ट के नजरिए से देख सकोगे और उसे उसी तरीके से इवेल्युएट कर पाओगे। 4 हफ्ते में आप केपेबल हो जाओगे खुद का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और आप अपने फाइनेंसेस काफी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। वीक 1 होगा फाउंडेशन के बारे में, समझेंगे क्या डीमैट अकाउंट होता है, आपके लिए सही ब्रोकर कौन सा है, कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। वीक 2 होगा म्यूचुअल फंड मास्टरी, जिसमें मैं आपको सिर्फ कोई टॉप लिस्ट नहीं बताऊंगा बल्कि आपको हर एक चीज खुद इवैल्यूएट करना सिखाऊंगा कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है, कैटेगरी ट्रैप्स और रेड फ्लैग्स कैसे पहचानते हैं। वीक 3 जो इस कोहोर्ट का कोर होगा, वहां आपको सिखाया जाएगा कि कंपनी को रिसर्च कैसे करते हैं, फाइनेंशियल्स कैसे पढ़ते हैं और रियल केस स्टडीज के थ्रू दिखाऊंगा कि आप खुद ये फ्रेमवर्क कैसे फॉलो कर सकते हो। बात करेंगे समुराय मॉडल की, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो विदाउट मिसिंग एनीथिंग मेजर। और फिर फाइनली वीक 4 में आप अपना पूरा मनी प्लान बनाएंगे, रिटायरमेंट से लेके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तक
कौन सा स्टेप है जो फॉलो करना चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। ऑलरेडी ये वेबिनार काफ़ी सारे लोगों ने अटेंड कर चुका है और ये सारे रिव्यूज़ हैं उनके, सब लोगों को वेबिनार काफ़ी अच्छा लगा और हर किसी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। सो अगर आप भी ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपना पैसा सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, इसलिए अभी के अभी रजिस्टर करिए एंड आई विल सी यू गाइस देयर। अब हम वापस चलते हैं वीडियो पे। लेकिन जब भी कोई दूसरी जनरेशन किसी फैमिली मेंबर के बिजनेस को संभालता है तो एक सवाल उन पे तुरंत आता है और वो सवाल है नेपोटिज्म का। वो शार्क टैंक की जज बनना डिजर्व करती है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि वो बस अपने बाप की कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई बिना कुछ करे, बिना किसी स्ट्रगल के, उनके लिए मेरे पास एक सवाल है। एक बार आप खुद सोच के देखिए, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ बिजनेस खड़ा करने के लिए, तो क्या आप अपना वो बिजनेस अपने बच्चों को नहीं दोगे? और मेरा ये मानना है, जब उनके खुद के फादर ने सालों तक स्ट्रगल करके अपनी एक कंपनी खड़ी करी है तो नमिता वही सेम स्ट्रगल दोबारा क्यों करे? हाँ, नमिता ने कंपनी इनहेरिट करी है, उन्होंने स्क्रैच से मेहनत नहीं करी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। बाय क्वालिफिकेशंस नमिता एक सीए हैं, उन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रखा है और एमक्योर ज्वाइन करने से पहले उन्होंने फाइनेंस लीड के रूप में दूसरी कंपनीज में काम भी कर रखा है। प्लस बचपन से उनको एक्सपीरियंस होगा कैसे एक बिजनेस रन होता है, क्योंकि वो एक बिजनेस फैमिली में ही बॉटअप हुई है। सो मेरे हिसाब से अगर उनको कोई पोजीशन मिल जाती है या वो अपनी कंपनी को टेक ओवर करती है तो इसमें कोई भी बुरी चीज नहीं है। सो सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है, उनकी पूरी कैपेबिलिटी को इग्नोर कर देना मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाता है। तो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी का सवाल यहाँ क्लियर हो जाता है, लेकिन जिस कंपनी को वो खुद लीड कर रही है उसका प्रोफेशनल रिकॉर्ड कैसा है? देखो, आप सभी लोगों ने देखा होगा कैसे टीवी पे नमिता बिजनेस एथिक्स और क्रेडिबिलिटी की बातें करती है, लेकिन एमक्योर के रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एक अलग ही कहानी दिखाते हैं। बात है 2011 की। एमक्योर ने यूएस बेस्ड हेरिटेज फार्मास्यूटिकल्स को एक्वायर किया था, जिसमें कंपनी ने अमेरिकन फार्मास्यूटिकल मार्केट में अपनी प्रेजेंस काफी मजबूत कर ली। लेकिन अमेरिका में मेडिसिन बेचने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे। वहां पर हर फार्मास्यूटिकल कंपनी को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA के स्ट्रिक्ट क्वालिटी और मेजरिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। 2015 में FDA ने एमक्योर के पुणे प्लांट पर इंस्पेक्शन के बाद सीरियस GMP वायलेशंस ऑब्जर्व करे थे। इसके बाद जुलाई 2015 में उस फैसिलिटी के प्रोडक्ट्स को यूएस इंपोर्ट अलर्ट पर डाल दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि उस प्लांट में बनाए ज्यादातर प्रोडक्ट्स को अमेरिका में इंपोर्ट करने से रोक दिया गया था। इसी प्रोसेस के चलते हुए फरवरी 2019 में फिर से FDA ने एमक्योर के पुणे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद 2 अगस्त 2019 को FDA ने कंपनी को एक वार्निंग लेटर भी इशू करा। FDA के मुताबिक इंस्पेक्टर को एमक्योर के मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कई सीरियस डेफिशिएंसीज मिली। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स एडिक्वेटली मेंटेन ही नहीं करे जा रहे थे, कुछ क्वालिटी इश्यूज और बैक्टीरियल कंटामिनेशन से जुड़ी इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर्ली कंडक्ट ही नहीं करी जा रही थी, और इसी के साथ साथ पहली आइडेंटिफाई करी गई प्रॉब्लम्स को भी इफेक्टिवली रिजॉल्व नहीं किया गया था। कंसर्न सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तक लिमिटेड नहीं थे। FDA ने क्लीन रूम डिजाइन और कंटामिनेशन कंट्रोल सिस्टम पर भी सवाल उठाए। एजेंसी के हिसाब से स्टेराइल मेडिसिन बनाने वाले एरियाज में कंटामिनेशन को रोकने के लिए एडिक्वेट मेजर्स नहीं लिए जा रहे थे, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और क्लीनिंग रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी पे भी FDA ने अपने कंसर्न्स रेज करे। सो ओवरऑल FDA का ये मानना था कि एमक्योर के करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। यहाँ पे आप ये सारी चीजें सुन के ये सोच रहे हो कि एमक्योर की सारी मेडिसिन बेकार है या अनसेफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FDA वार्निंग लेटर का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कोई गिल्टी प्रूव हो गई। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि रेगुलेटर्स ने कंप्लायंस डेफिशिएंसी दिखाई है और आइडेंटिफाई करी है। कंपनी को इमीडिएटली एक्शन लेके वो सारी चीजें रेक्टिफाई करनी होगी जो FDA ने अपने वार्निंग लेटर में डाली है। ये सारी चीजें इसलिए करी जाती है बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर मेडिसिन बनाने के प्रोसेस में थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हो जाए, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर करा जाए, उसका असर सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट्स पे नहीं होता है बल्कि लाखों या करोड़ों पेशेंट्स पे हो सकता है। लोग डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर भरोसा करके मेडिसिन लेते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, स्टेरिलिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और इसी वजह से FDA जैसे रेगुलेटर्स दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शंस करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमक्योर जैसी बड़ी कंपनीज को ही इस इंडस्ट्री में ऐसे FDA के लेटर्स मिलते हैं, ये बाकी कंपनीज में भी होता रहता है। लेकिन जब एक कंपनी का फेस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी की बातें करता है और फिर उसके बाद भी फाइंडिंग्स निकलती है, तो नेचुरली एक सवाल उठता है। और अपेरेंटली ये सारी चीजें सिर्फ FDA के वार्निंग लेटर्स तक लिमिटेड नहीं है, बिकॉज कंपनी पे
पे बिड रिगिंग का भी एलिगेशन लगा हुआ है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि यार बिड रिगिंग क्या होती है एग्जैक्टली, मैं उनको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो, जब दो या उससे ज्यादा कंपनीज किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट टेंडर में आपस में मिलकर कंपटीशन को मैनिपुलेट करती हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फेयर कंपटीशन से नहीं बल्कि पहले से ही तय कर दिया जाए, इसी चीज को हम लोग कहते हैं बिड रिगिंग। मान लो गवर्नमेंट एक टेंडर निकालती है 100 करोड़ रुपए का मेडिसिन सप्लाई का। इसमें बेसिकली दो कंपनीज बिड करती है, कंपनी ए और कंपनी बी। नॉर्मली इन दोनों को इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करना चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सबसे बेस्ट क्वालिटी मिले बट एट द चीपेस्ट प्राइस। लेकिन अगर कंपनी ए और कंपनी बी के ओनर्स टेंडर से पहले ही आपस में ही बात कर लेते हैं कि यार इस बार मैं ज्यादा कोट दूंगा, तू अपनी नॉर्मल प्राइस लगा देना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगेगा कि तेरा ऑफर बेटर है और तेरे को वो प्राइस मिल जाएगी जो तुझे चाहिए थी। ये बेसिकली एक स्क्रिप्टेड मैच जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि कंपनीज को प्रॉफिट होता है और गवर्नमेंट को बेस्ट प्राइस नहीं मिल पाता। इसी पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बिड रिगिंग कहते हैं और इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ये चीज इलीगल है। इन कंपनीज में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का नाम भी शामिल हुआ था। सीसीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मामले में एक्शन लिया और पेनल्टी भी इम्पोज करी, लेकिन वहीं पे एमक्योर ने इन सारे एलिगेशन को इग्नोर कर दिया और बोला कि हम लोग इस पूरी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं है, और अगेन वो इस चीज को कोर्ट में लिखे गए। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली ये है कि भले वो एफडीए इशू हो या बिड रिगिंग, ये एक कंपनी लेवल पे है। पर्सनली नमिता पे कोई भी एलिगेशन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें नमिता ने ऐसी करी हैं जिसकी वजह से लोग उन पे भी डाउट करते हैं। जैसे कि शार्क टैंक इंडिया में एक स्टार्टअप आया था रिकॉर्ड स्टूडियोज के नाम से। वो ब्रांड बेसिकली कॉस्मेटिक कैटेगरी में था और शुगर का कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था। रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग था, ग्रोथ अच्छी थी, बिजनेस फाउंडर्स अच्छे थे, बिजनेस प्रॉफिटेबल था और कहीं ना कहीं सारे शार्क्स को बिजनेस स्ट्रॉन्ग लगा। पिच खत्म हुई और फिर जब नमिता से पूछा गया कि उनका एग्जैक्टली क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि मैं इस डील में इन्वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे फ्रेंड की कंपनी है और उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, तो एज अ प्रिंसिपल मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। किसी भी मेकअप लाइन में मैं करूंगी, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। अब ऑनेस्टली अगर इसको देखा जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। उनका पैसा है, उनकी मर्जी है, उनके डिसीजंस है। अगर उनको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वो आपकी पर्सनल डिसीजन है। लेकिन यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव ये है कि शार्क टैंक के स्टेज पे शार्क्स को सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि पैसे वाले तो लाखों लोग हैं। उन्हें इसलिए चुना जाता है क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टार्टअप्स को मदद करेंगे एग्जीक्यूशन में, बिजनेस में, मार्केटिंग वगैरह में। सो अगर हर शार्क अपने फ्रेंड्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स या पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से कॉम्पिटिटर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट ना करें, उनकी हेल्प नहीं करें, तो कितने स्टार्टअप्स को एक फेयर चांस मिलेगा, ये एक क्वेश्चन उठता है। हर तीसरा या चौथा स्टार्टअप किसी ना किसी बड़े एस्टैब्लिश्ड ब्रांड का ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ही होता है। यहाँ पे आइडिया ये थी कि उसी सेम पिच में पीयूष बंसल ने फ्रेंडशिप को बीच में नहीं आने दिया, उन्होंने सिर्फ बिजनेस को इवेल्युएट किया और उस स्टार्टअप की तारीफ भी करी। आइडिया आपने इतना बढ़िया कस्टमर एक्विजिशन मॉडल निकाला है, दाद देनी पड़ेगी, तो एक अट्रैक्शन भी बनती है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का एक इनोवेटिव मॉडल आज मैंने आपसे सीख लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसलिए बस कंसर्न ये था कि जब कोई शार्क टैंक जैसे स्टेज पे फेयरनेस की बातें करता है और फिर फ्रेंडशिप को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का रीजन बताता है, तो नेचुरली एक सवाल उठता है, क्या ये शार्क होना डिजर्व करता भी है या नहीं। इसी के साथ साथ उनके ऊपर एक और कंट्रोवर्सी हुई थी। मार्च 2026 में नमिता थापर ने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने नवाज के कुछ फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन और मेडिटेशन जैसे एस्पेक्ट्स के बारे में बातें करी थी। Number 1, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. लेकिन वीडियो पोस्ट होते ही वो वायरल हो गया और सोशल मीडिया उसके ऊपर दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ में लोग कह रहे थे कि एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर वो किसी चीज के हेल्थ बेनिफिट्स बता रही है तो उसमें एग्जैक्टली क्या गलत है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उन पर रिलीजियस बायस के आरोप लगाए और उस पर काफी सारा बैकलैश चालू हो गया। फिर उन्होंने शार्क टैंक पे बेसिकली ये बोला था कि कैसे वो पूजा वगैरह करती हैं और लोग कुछ ऑफेंड हो गए जब उन्होंने नमाज की बातें करी। इस कंट्रोवर्सी का अक्सर बिजनेस पेजेस पे नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे दिखता है, लेकिन इसी के चलते एमक्योर का जो शेयर प्राइस है वो टेम्पररी लगभग 2.5 से 4.6% गिर भी गया था। कुछ हफ्ते बाद नमिता ने खुद ने इस पे एक रिस्पॉन्स डाला। उन्होंने कहा कैसे उनको और उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को अब्यूज करा जा रहा है, ऑनलाइन हरासमेंट किया जा रहा है। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि वो पहले योगा करती थी, सूर्य नमस्कार करती थी और उनके हेल्थ बेनिफिट्स पर भी उन्होंने काफी बार बात करी है। अब मुझे नहीं पता कि आप एग्जैक्टली किस तरफ हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ भी चीज हो, किसी की भी फैमिली को हरास करना, उन्हें अब्यूज करना, किसी के पेरेंट्स को अब्यूज करना डज नॉट मेक एनी सेंस एंड इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसी के साथ मेरा ये भी मानना है अगर कोई सिर्फ नमाज के हेल्थ बेनिफिट सुन के गुस्सा हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तो उसे अपनी लाइफ में बेटर चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। क्रिटिसिज्म अलग बात है और पर्सनल हरासमेंट और फैमिली को टारगेट करना एक
कंप्लीटली अलग बात है। तो ये सारी चीजें साइड में रख के हम लोग बात करते हैं कि कंपनी क्या सच में ग्रो हो रही है या नहीं। देखो FY25 में एमक्योर ने 7,900 करोड़ प्लस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो पिछले साल के मुताबिक डबल डिजिट ग्रोथ थी। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 800 करोड़ प्लस है, जो अगेन एक स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। आईपीओ के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ तक पहुंच गया है विद अ पीई ऑफ लगभग 30। इनफैक्ट से फाइनेंशियल्स ने 2025 में कंपनी के लिए ऑपरेशनल लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग साल रहा है। एमक्योर को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी क्लियरेंसेस मिली, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी पे और ग्लोबल एक्सपेंशन पे काफी बढ़ गया। अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो एमक्योर इंडिया के लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। और सिर्फ कंपनी के नंबर्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, खुद नमिता का पर्सनल रिकॉर्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। इंटरनेट पर नमिता को अक्सर सिर्फ एक डायलॉग से याद किया जाता है, I am up। Because I can't relate to the product, I'm out. I'm out. इतना excitement नहीं है, so I'm out. वजह से मैं भी आउट हूँ। Thank you. बल्कि आप थोड़ा डेटा देखोगे और रियलिटी चेक करोगे तो आपको रियलाइज होगा नमिता थापर का रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इन शार्क टैंक इंडिया। सीजन 2 में उन्होंने लगभग 41 डील्स में इन्वेस्ट किया था और 3 साल मिला के उन्होंने लगभग 80 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुका है और लगभग 25 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट कमिट कर चुका है। इनफैक्ट सिर्फ नंबर्स ही नहीं, उन्होंने मेंस्ट्रोपीडिया, जंत्री मेडुलेंस जैसे हेल्थ केयर और वुमन फोकस स्टार्टअप्स में भी उन्होंने काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स करे। सो फाइनली अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस, क्या आपको लगता है कि नमिता ठाकुर के अचीवमेंट्स उनकी कंट्रोवर्सी से ज्यादा बड़े हैं या फिर उनकी कंट्रोवर्सीज जेन्युइनली उनकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करती है? दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको ऐसे बिजनेस का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि बाकी शार्क टैंक की कंपनीज एक्जैक्टली कैसे परफॉर्म कर रही है तो उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज बना रखी है, आप जाके उसे देख सकते हैं।